अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। आज हम इस एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर डायरेक्टली आपके चैप्टर में मौजूद नहीं है। जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट उसने वो टॉपिक्स वाले ही लिए हैं और उन्हीं से उसने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो पूछ रहा है कि आप इनको किन यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। ए है थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी क्विन। हमारे पास ये इस तरह से 5 रुपये का एक सिक्का मौजूद है। आपने इस सिक्के की मोटाई बयान करनी है, उसकी थिकनेस बयान करनी है, तो आप उसको किस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि इस सिक्के की जो मोटाई है वो इंतहाई स्मॉल होती है, तो उसके लिए हम एक छोटा यूनिट यूज़ करेंगे जो कि है मिलीमीटर यानी बी है लेंथ ऑफ अ बुक। अगर आपने इस बुक की लेंथ को शो करना है कि ये कितनी लंबाई वाली है, तो उसके लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं सेंटीमीटर यानी सी है लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। अब एक फ़ुटबॉल का इस तरह से मैदान है, आपने इसकी टोटल लंबाई बयान करनी है कि ये कितना लंबा है, तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, वो है मीटर। डी है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। दो शहरों के दरमियान फासला आप किस में एक्सप्रेस करेंगे। अब ये फासला चूँकि बड़ा होता है, इसलिए हम एक बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे जो कि है किलोमीटर km। ई है मैस ऑफ 5 रुपी क्विन। अगर ये 5 रुपये के सिक्के का हमने वज़न बयान करना है, तो वो हम किस में बयान करेंगे, तो करेंगे हम ग्राम के अंदर। नेक्स्ट है मैस ऑफ योर स्कूल बैग। अगर आपने अपने स्कूल के बस्ते का वज़न बयान करना है, तो आप किस में करेंगे, वो हम अमूमन करते हैं किलोग्राम kg में। जी है ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। अगर आपने अपने क्लास का एक पीरियड का दौरानिया बताना है कि इतने टाइम के अंदर ये पीरियड मुकम्मल होता है, तो वो हम आमतौर पर मिनट्स में शो करते हैं कि इतने मिनट का हमारा ये पीरियड होता है। एच है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार। एक गाड़ी में अगर हम पेट्रोल फिल करवाते हैं, तो उसका वॉल्यूम हम किस यूनिट में शो करते हैं, वो हम शो करते हैं लीटर्स के अंदर कि इतना लीटर हमने फ्यूल डलवाया है। लास्ट है टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। अगर हमने 1 लीटर दूध को उबालना है, तो उसके लिए टाइम किस यूनिट में हम शो करेंगे, हम आमतौर पर यूज़ करते हैं मिनट्स के, इतने मिनट में ये दूध उबल जाएगा। नेक्स्ट है 1.2 क्वेश्चन, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, वो एक दर्जी के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। अब जो दर्जी का काम होता है वो है कपड़े से रिलेटेड, उसने उन कपड़ों की मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेजरमेंट का कोई ऐसा सिस्टम यूज़ करे जिससे ना सिर्फ वो ख़ुद बेहतर तौर पे मेजरमेंट कर सके, बल्कि अपने क्लाइंट को भी वो अच्छे तरीके से समझा सके। तो हम इसको रीड करते हैं, अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कैन हेल्प द टेलर इन द फॉलोइंग। मेजरमेंट्स का जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, वो दर्जी के लिए इन तरीक़ों से फ़ायदेमंद हो सकता है। पहले नंबर पे आता है परफेक्ट फिट, यानी जो दर्जी ने अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए कपड़े सीने हैं, तो वो ऐसी मेजरमेंट्स यूज़ करे जिससे जो कपड़े हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक सिलें और उसके लिए मुकम्मल तौर पर वो फिट हों। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि प्रिसाइज बॉडी मेजरमेंट्स रिड्यूस फिटिंग एरर। जब वो मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करेगा, तो वो जो मेजरमेंट्स करेगा बॉडी की या कपड़ों की, वो प्रिसाइज होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी, इससे एरर कम हो जाएगा। एंड इट इंश्योर्स द प्रॉपर फिटिंग फॉर द क्लाइंट। और जो उससे कपड़े सिलेंगे वो क्लाइंट की बिल्कुल फिट के मुताबिक होंगे। दूसरे नंबर पे आता है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी जब दर्जी ने अपने क्लाइंट के साथ गुफ्तगू करनी है कपड़ों के मेजरमेंट्स के रिलेटेड, तो वो ऐसे यूनिट का यूज़ करे या ऐसे मेजरमेंट के सिस्टम का यूज़ करे जिससे वो क्लाइंट को भी समझ आ सके। जैसे अगर वो मीटर में मेजरमेंट्स कर रहा है, तो मीटर का क्लाइंट को भी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करें जिससे दोनों को आसानी हो आपस में गुफ्तगू करने में। सो इट स्टेब्लिश अ कॉमन लैंग्वेज विद क्लाइंट, सप्लायर एंड टेलर रिलेटेड टू फैब्रिक। तो वो कह रहा है कि जब हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ कर लेंगे, तो उससे जो दर्जी है, उसका जो सप्लायर है कपड़ों का, और जो क्लाइंट है, इन तीनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तीनों उस मेजरमेंट को समझते होंगे कि इसका क्या मतलब है। यानी वो मेजरमेंट्स जैसे अगर मीटर में हो रही हैं, तो तीनों को पता होगा कि 1 मीटर का क्या मतलब है। और तीसरे नंबर पे है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब वो मुख्तलिफ तरह के कपड़े सिएगा, यानी जैसे वो अगर शलवार कमीज़ सी रहा है या पैंट या शर्ट वो स्टिच कर रहा है,
और उसके लिए वो कोई पैमाइश का आला जैसे मीटर रॉड का इस्तेमाल कर रहा है या इंची टेप का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जो मेजरमेंट्स है वो एक तरह की आएंगी। इट अलाउस कंसिस्टेंट मेजरमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट पीसीज ऑफ फैब्रिक। जब वो एक ही कपड़े के मुख्तलिफ पीसीस की मेजरमेंट करेगा तो वो मेजरमेंट्स एक जैसी होंगी। यानी वो अगर 1 मीटर कपड़ा कमीज़ का काटेगा और 1 ही मीटर वो शलवार का कपड़ा काटेगा तो वो एक जैसी लेंथ के होंगे। इंश्योरिंग एंड ईजी कम्युनिकेशन ऑफ साइजेस, और जो उसने साइजेस किसी और को भी बताने होंगे तो वो इन मेजरमेंट के सिस्टम का यूज़ करके ईजिली कम्युनिकेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 है द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। हमने स्क्रू गेज में 2 किस्म के स्केल पढ़े थे। एक ये स्केल होता है जो कि हमारा मेन स्केल होता है, और एक ये वाला स्केल होता है जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। तो वो कह रहे हैं जो मेन स्केल है ना, इसमें मिनिमम रीडिंग जो है ना वो 1 मिलीमीटर की है, और जो हमारा सर्कुलर स्केल है उस पर टोटल 100 डिविजन्स हैं। When thimble is rotated once 1 millimeter in is measurement on the main scale। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब हम इस थिम्बल को एक दफ़ा रोटेट करते हैं ना, यानी इसका एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, तो ये जो मेन स्केल है ना इस पर रीडिंग जो चेंज होती है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर की होती है। तो अब आपने बताना क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का एक तो लीस्ट काउंट बताना है। द रीडिंग फॉर द थिकनेस ऑफ अ स्टील रोड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द रोड। और दूसरा उसने ना इस स्क्रू गेज से एक स्टील के रॉड की पैमाइश की है, और उस पैमाइश के नतीजे में ये हमें मेजरमेंट्स मिली हैं। तो आपने इन मेजरमेंट्स को देखकर बताना है कि वो जो स्टील का रॉड है उसकी मोटाई कितनी है। पहले तो हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला हमने टॉपिक में डिस्कस किया था, वो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अब पिच का पता कैसे लगता है, पिच होती है जब हम इस सर्कुलर स्केल को एक दफ़ा पूरा रोटेट करते हैं ना, तो ये जो मेन स्केल है इस पर कितनी चेंज आती है वो उसने हमें बता दिया कि 1 मिलीमीटर का चेंज आएगा, तो ये 1 मिलीमीटर हमारा पिच हो जाएगा। दूसरे नंबर पे उसने पूछा था नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है वो भी उसने हमें बता दिया है कि ये 100 डिवीजन्स हैं। तो हम 1 मिलीमीटर को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं थिकनेस ऑफ द रोड। अब थिकनेस ऑफ द रोड फाइंड करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए मेन स्केल की रीडिंग, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं, हम अब मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग फाइंड करते हैं। अब इस डायग्राम में उसने हमें ये रीडिंग्स प्रोवाइड कर दी हैं। पहले हम इसमें देखते हैं मेन स्केल की रीडिंग। अगर आप देखें तो यहाँ तक बन रही है 5 मिलीमीटर, उसके बाद यहाँ पे आ रही है 6, 7, 8 और लास्ट में आ रही है 9 मिलीमीटर। तो मेन स्केल की हमारी रीडिंग हो गई है 9 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमने देखा था कि आपने वो वाली लाइन लेनी है मेन स्केल की जो सर्कुलर स्केल से एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो वो लाइन है 70 वाली। तो इसका मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारी हो गई है 70। तो जब आप 70 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0.7 मिलीमीटर, और 0.7 को जब आप 9 में ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी 9.7 मिलीमीटर। तो वो जो स्टील का रॉड था उसकी थिकनेस निकली है 9.7 मिलीमीटर। 1.4 क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल। वो कह रहा है कि आपको हमने 2 चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एक हमने पेंसिल का कुछ इस तरह से बंडल प्रोवाइड किया जिसमें कई पेंसिल्स हैं, और एक आपको हमने ये एक मीटर स्केल प्रोवाइड कर दिया है। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इस मीटर स्केल का यूज़ करके ना एक पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर का मतलब है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक का कितना फासला है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जो प्रिसीजन है वो आपने वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही शो करनी है। अब चूँकि उसने हमें पेंसिल का एक बंडल दिया जिसमें कई पेंसिल है, तो हम क्या करते हैं इन पेंसिल्स को ना इस तरह से लाइन बाय लाइन ना अरेंज कर लेते हैं। ये पहली पेंसिल रखी, दूसरी, तीसरी, जितनी भी पेंसिल्स हैं उसको हम इस तरह लाइन बाय लाइन एक तरतीब से इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम मीटर रॉड को इधर लेकर आएंगे, और इसका जो ये ज़ीरो वाला किनारा है हम पहली पेंसिल से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ तक हमारी रीडिंग आ रही है। सपोज हमारी रीडिंग यहाँ तक मुकम्मल हो रही है,
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी रीडिंग आई है ना उसको हम 10 पर, या जितनी भी पेंसिल्स हैं, अगर 5 पेंसिल है 5 पे डिवाइड कर देंगे, 10 पेंसिल है 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें एक पेंसिल का डायमीटर मालूम हो जाएगा। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल विद हायर प्रिसीजन यूजिंग अ मीटर स्केल। इस मीटर स्केल का यूज़ करके हम हाई प्रिसीजन के साथ एक पेंसिल का डायमीटर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यू कैन लाइन अप 10 पेंसिल साइड बाय साइड एंड देन मेजर द टोटल विड्थ यूजिंग द स्केल। हमारे पास जितनी भी पेंसिल्स होगी हम उस सबको इस तरह ना लाइन बाय लाइन तरतीब लगा लेंगे, और फिर हम इस मीटर स्केल का यूज़ करके इनकी टोटल विड्थ फाइंड करेंगे कि सारी पेंसिल्स की टोटल चौड़ाई कितनी बनती है। एंड देन डिवाइड द टोटल लेंथ बाय 10। तो हमारे पास जितनी भी टोटल लेंथ इस मीटर स्केल पर आएगी ना, उसको हम फिर जितनी पेंसिल, अगर हमने 10 पेंसिल दी हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 5 पेंसिल थी तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। दिस मेथड रिड्यूसेस द इंडिविजुअल मेजरमेंट एरर एंड इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर। तो इस तरह करने से हमारे पास एक पेंसिल का जो है ना वो डायमीटर आ जाएगा, और वो डायमीटर की जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन होगी वो वैसी ही होगी जैसे हमने गोया वर्नियर कैलिपर से उसका डायमीटर फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। कहता है सपोज करें आपके पास ये एक स्केल था, लेकिन इस स्केल का ये जो किनारा है ना वो इस तरह से ख़राब हो गया या टूट गया है, तो वो आप किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की सपोज पेंसिल की मेजरमेंट करेंगे। अब सपोज हमारा ये वाला किनारा ख़राब हो गया या ब्रेक हो गया, तो हम जो अपनी पेंसिल की मेजरमेंट है वो इस 1 वाली साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा हम उस आंसर में से ये 1 माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर अब हम रीड कर लेते हैं। इफ़ द एंड इज़ वन, अगर हमारे स्केल का किनारा ख़राब हो गया, देन प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम द करेक्ट मार्क इंस्टेड ऑफ 0। तो हम अगला मार्क देखेंगे जो कि बिल्कुल ठीक है। सपोज यहाँ पर जैसे हमने 1 लिया है तो हम उस 1 से स्टार्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग मार्क फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू गेट द करेक्ट लेंथ। तो जितनी भी हमारी पैमाइश है, सपोज 10 पे टोटल पैमाइश आ रही है, तो हम उस 10 में से इस 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उस पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। दिस अवॉइड एरर ड्यू टू द डैमेज और अनइवन एज ऑफ द स्केल। तो इस तरीके को यूज़ करके हम एरर से भी बच जाएंगे और हमारी जो मेजरमेंट है वो भी ठीक आएगी। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, वाई इज़ इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। कहता है जब हम इस मीटर स्केल का यूज़ करके मेजरमेंट करते हैं तो बेहतर क्यों होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इसके बिल्कुल साथ जोड़ के मेजरमेंट करें, इनमें फासला ना रखें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल रिड्यूसिंग पैरेलक्स एरर विच अकर्स व्हेन द स्केल इज़ व्यूड फ्रॉम एन एंगल। जब हम अपना ऑब्जेक्ट, सपोज वो पेंसिल है, उसकी मेजरमेंट करते वक्त उसको हम स्केल से कुछ फासले पर रखेंगे, तो जो मेजरमेंट है ना उसमें पैरेलक्स एरर आ सकता है। पैरेलक्स एरर का मतलब है कि अब हमारी मेजरमेंट यहाँ पर एंड हो रही है, लेकिन इस फासले की वजह से हो सकता है कि हम रीडिंग ये वाली रिकॉर्ड कर लें या हम रीडिंग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, तो ये पैरेलक्स एरर हो जाएगा और हमारी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इस स्केल के साथ बिल्कुल जोड़ कर रखें, इन दोनों में कोई फासला नहीं होना चाहिए मेजरमेंट करते वक्त। इट इंश्योर्स मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट बाय अलाइनिंग द आई प्रॉपरली विद द मार्किंग। तो इस तरह से जो मेजरमेंट निकलेगी वो एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी, और जो मार्किंग है वो एग्जैक्ट वही आएगी जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मुकम्मल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। किसी भी मिकदार को हमने जब मालूम करना है, सपोज मैथ को मालूम करना है या लेंथ को मालूम करना है, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्यों यूज़ करना चाहिए, आपने इसकी वजह बतानी है। इसका आंसर हम लिखेंगे, अ स्टैंडर्ड यूनिट ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं तो हमारी मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी आती है, यानी वो मेजरमेंट्स हर जगह पे एक जैसी आती हैं, और दूसरा उन मेजरमेंट्स में हमें क्लैरिटी भी देखने को मिलती है। विदाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स एवरीवन माइट यूज़ डिफरेंट मेथड और स्केल। अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा जिसको सब माने, तो हर एक अपना अपना यूनिट या स्केल यूज़ करेगा और सबकी मेजरमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। सो इट लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड इनकरेक्ट रिजल्ट। तो इससे लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि कोई किसी यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है, कोई किसी और यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है, और जो रिज़ल्ट होंगे वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे।
For example, if one person measure length in feet and another in inches without specifying, the result will be inconsistent. जैसे अगर एक आदमी एक चीज़ की मेजरमेंट कर रहा है फुट के अंदर और एक और आदमी उसी चीज़ की मेजरमेंट करता है इंचेस के अंदर, तो जब वो अपनी मेजरमेंट आपस में एक दूसरे को शो करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो जिसने फुट में मेजरमेंट की है उसको इंचेस का नहीं पता और जिसने इंच में मेजरमेंट किया उसको फुट का नहीं पता। तो इस तरह ना कन्फ्यूजन पैदा होगी और रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। सो इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड एक्यूरेसी टू साइंटिफिक एंड डेली मेजरमेंट्स। तो जब आप एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करेंगे जो कि दुनिया में किसी भी कॉर्नर पे आप चले जाएं एक जैसा रहे, तो उसमें मेजरमेंट करने से आपकी मेजरमेंट्स एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी और वो एक्यूरेट भी होंगी। जैसे सपोज आपके पास एक बैट है, आप उस बैट की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से एक इंची टेप खरीदते हैं और उसकी लंबाई मालूम कर लेते हैं। अब आप उस बैट को अमेरिका लेकर जाते हैं और वहाँ पर इंची टेप खरीद कर उस बैट की मेजरमेंट करेंगे तो दोनों जो रीडिंग्स आई हैं वो एक जैसी आएंगी, क्योंकि जो इंचज़ है वो आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया है यहाँ पर। और इसी तरह जो साइज़ के रिलेटेड मेजरमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, तो जब लोग आपस में उनको कंपेयर करते हैं तो वो एक जैसी आती हैं क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ किया होता है। दिस यूनिफॉर्मिटी इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन फील्ड लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड ट्रेड वेयर प्रिसीजन इज़ क्रिटिकल। और एक जैसी मेजरमेंट्स का आना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ फील्ड जैसे मेडिसिन की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है या तजारत है, वहाँ पर तो हमें और ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल किया जाए मेजरमेंट्स के लिए। 8th क्वेश्चन है, सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। आपने कुदरती तौर पर होने वाले कुछ ऐसे अवामिल बताने हैं जो कि हमें एग्जैक्ट टाइम बता सकें। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपके पास टाइम के लिए क्लॉक्स ना हो तो आप किन कुदरती चीज़ों को देखते हुए टाइम को मेजर कर सकते हैं। सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ कुदरती होने वाले अवामल दैट हैव बीन यूज्ड एज एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड इंक्लूड, जिनको एक एक्यूरेट टाइम के स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है, उनमें कौन कौन से शामिल है वो यहाँ पर उसने प्रोवाइड किए हैं। पहले नंबर पे हम यूज़ कर सकते हैं अर्थ रोटेशन, यानी जो ज़मीन अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है उसको हम टाइम का स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ डिफाइंस अ डे, जब ज़मीन अपने इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो वो टाइम लेती है 24 घंटों का, तो हमें यहाँ से एक टाइम की वैल्यू मिल जाती है। दूसरे नंबर पे आता है अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, कि सूरज के गिर्द ज़मीन कितने टाइम में एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। दिस डिटरमिन्स द ईयर, अब वो फासला ज़मीन एक साल में मुकम्मल करती है तो उससे हमें एक साल का फासला या टाइम मालूम हो जाता है जो कि होता है 365.25 डेज़। तीसरे नंबर पे है फेजेस ऑफ मून, जो चांद की मुख्तलिफ साइकिल्स होती हैं। दीज हैव बीन यूज्ड इन कैलेंडर्स, जो हमारा कमरी महीना जो इस्लामी साल है उनके लिए हम चांद के साइकिल्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक टाइम का स्टैंडर्ड हो सकती हैं। और आखिर में आता है एटॉमिक वाइब्रेशंस, फॉर एग्जांपल सीजियम एटम। कुछ कुदरती तौर पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे सीजियम का एक एलिमेंट है, उनमें जो एटम्स होते हैं ना वो नेचुरली वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन से भी एक टाइम को मेजर किया जा सकता है। यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक, और उनको हम एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ करते हैं, विच आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज एंड डिफाइन द स्टैंडर्ड सेकंड इन मॉडर्न साइज। और ये जो टाइम हमें इन वाइब्रेशन से मिलता है ये एग्जैक्टली प्रिसाइज होता है, बिल्कुल एरर के बगैर होता है, और उनको हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल वाई। वो कह रहा है कि अगर हम एक खुला बर्तन लें या खुला कंटेनर लें उसमें हमें मेनिस्कस आसानी से नहीं देखने को मिलता, तो आपने इसकी वजह बयान करनी है। अब मेनिस्कस हमने पढ़ा था कि जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड को फिल करते हैं ना, तो जो लिक्विड की टॉप वाली लेयर होती है वो हमें इस तरह से दिखती है कर्व की फॉर्म में, इसको हमने मेनिस्कस का नाम दिया था। जैसे अगर आप देखें ये हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब में ये लिक्विड फिल है ब्लू कलर में, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है वो इस तरह से हमें दिख रही है, तो ये है हमारा मेनिस्कस। लेकिन यही हम जब खुले बर्तन में कोई लिक्विड फिल करते हैं तो वहाँ पर मेनिस्कस ढूंढना मुश्किल हो जाता है, हमें मेनिस्कस आसानी से नहीं दिखता। जैसे ये एक खुला बर्तन है, इसमें अगर आप देखें तो मेनिस्कस इतना हमें नहीं दिख रहा, तो आपने इसकी वजह बयान करनी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन अ वाइडर वेसल, जब हम एक खुला बर्तन यूज़ करते हैं
द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस स्प्रेड आउट मोर। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये फैल जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो कर्व है ना वो कम होती है, हमें मेनिस्कस नहीं मिलता, मेकिंग इट हार्डर टू आइडेंटिफाई द लोएस्ट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व एक्यूरेटली। हमारी जो कर्व है वो इस तरह से हो जाती है, हमें इसका लोएस्ट पॉइंट यानी नीचे वाला किनारा और हाईएस्ट पॉइंट ऊपर वाला किनारा आसानी से देखने को नहीं मिलता। तो गोया हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेनिस्कस है ही नहीं। Additionally, light reflection and the broad surface can cause visual distortion, making the meniscus line appear blurred. और दूसरा यहाँ पर खुली सरफेस की वजह से जो यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन होती है ना, उस वजह से भी हमें जो मेनिस्कस है वो सही से नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि मेनिस्कस ब्लर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। आपने बता रहा है कि किस आले को हम यूज़ करके इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। पहले नंबर पे है इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। ये आपके सामने ये टेस्ट ट्यूब मौजूद है, एक नैरो सी ट्यूब होती है जिसको लैब्स में यूज़ किया जाता है। हमने अगर इसका इंटरनल डायमीटर बताना हो तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। और दूसरा आता है डेप्थ ऑफ अ बीकर। ये आपके सामने बीकर मौजूद है, अगर हमने इसकी गहराई बतानी है कि ये कितना गहरा है, उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अब इन दोनों कामों के लिए, यानी इस टेस्ट ट्यूब का डायमीटर मालूम करने के लिए और इस बीकर की गहराई मालूम करने के लिए, हम इस वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। इस टेस्ट ट्यूब को इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे, द डेप्थ ऑफ अ बीकर कैन आल्सो बी मेजर्ड यूजिंग द डेप्थ रॉड ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और इस बीकर की गहराई मालूम करने के लिए भी हम इस वर्नियर कैलिपर्स का ये जो डेप्थ रॉड होता है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।